हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली संविधान की जो मूल विशेषताएँ हैं उस पर चर्चा किया था, उसको जानने का प्रयास किया था। आज बहुत बेसिक सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, अंग्रेजी में कहें तो आवर नेशनल सिंबल्स, या हमारी राष्ट्रीय पहचान, सिंबल, प्रतीक, जो भी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत में अंतर नहीं पता है। नेशनल एंथम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राष्ट्रगान नेशनल एंथम एंड राष्ट्रगीत नेशनल सॉन्ग, इन दोनों के बीच में बहुत सारे लोगों को अंतर नहीं पता होता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को नहीं पता है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। और उसी क्रम में जो सबसे पहली हमारा राष्ट्रीय पहचान है, जो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय पहचान है, वह हमारा ध्वज, तिरंगा जिसको कहते हैं हम लोग, या झंडा कहिए, फ्लैग कहिए, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। तो ध्वज, तो ये जो ध्वज है इसे एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। और जिसने झंडे का डिज़ाइन बनाया था उसका नाम था पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। तो इन्होंने झंडे का डिज़ाइन बनाया था। और हमारी जो झंडे की विशेषता यह है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वह 3:2 की है, 3:2 की है। साथ में 3 रंग हैं हमारे झंडे में। कौन कौन से रंग हैं झंडे में? तो पहला आता है केसरिया, जिसको बोलते हैं केसरिया, यानी अंग्रेजी में इसको सेफ्रॉन कहते हैं। केसरिया को सेफ्रॉन कहते हैं। दूसरा कलर है वह है सफ़ेद, और तीसरा कलर है हरा। एक और कलर है वह है नेवी ब्लू, उसको कहिए नेवी ब्लू, ठीक, नेवी ब्लू। तो हमारे तिरंगे में मोटा मोटी ये 4 कलर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे होता है, सबसे ऊपर केसरिया यानी सेफ्रॉन, दूसरा है सफ़ेद यानी वाइट, और तीसरा है हरा, इसको श्वेत भी बोलते हैं, श्वेत। तो हरा, ठीक, जिसको ग्रीन कहा जाता है। तो जो भारतीय कल्चर है इसमें जो केसरिया है उसको शक्ति और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। शक्ति यानी पावर और बलिदान मतलब सेक्रीफाइस, ठीक। तो अगर आप राजस्थानी कल्चर को देखेंगे तो वहाँ पे जब लड़ाई शुरू होती थी, मैं मध्यकाल की बात बता रहा हूँ, तो वहाँ के जो योद्धा थे वो निकलते थे जब घर से बाहर लड़ने के लिए, तो केसरिया साफा बांध करके निकलते थे। और उसी टाइम जो घर की औरतें थीं वो जौहर करती थी। तो यह जो केसरिया है यह शक्ति और बलिदान का प्रतीक किसी वजह से माना जाता है। अगला है सफ़ेद, जो शांति का पैगाम देता है, शांति का, पीस जिसको बोलते हैं, ठीक, पीस का पैगाम है। पीस मतलब पीस नहीं, पीस मतलब शांति का पैगाम देता है। अगला है हरा। तो हरा बेसिकली संपन्नता को, या कहें यूं कहें संपन्नता, या यूं कहें प्रॉस्पेरिटी, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए, संपन्नता को दर्शाता है या बतलाता है। उसी बीच में एक चक्र है, एक चक्र बना हुआ है बीच में तिरंगे के, जिसका कलर नेवी ब्लू है। इसमें 24 तीलियां हैं, ऐसे करके टोटल, भाई 24 तो इसमें नहीं बनेंगी, जितनी बनती उतनी बना दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से एक चक्र है और इसको कॉपी किया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से।
और यह चक्र बेसिकली 24 आवर्स को दर्शाता है, 24 घंटे को, 24 घंटे को दर्शाता है। कहीं कहीं यह कहते हैं कि यह जो चक्र है ये मनुष्य के, या जो मनुष्य है उसके तकरीबन 24 धर्मों को, 24 धर्म का मतलब, यहाँ पर धर्म का मतलब ड्यूटीज से है, यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजियन से नहीं, ड्यूटीज या कहिए कर्म, जो भी कहिए धर्म कर्म, उससे संबंधित है। बहरहाल इसको 24 घंटे से किया जाता है। ये समय का प्रतीक है। चक्र जैसे जब महाभारत शुरू होती थी तो एक ऐसे पहिया घूमता था ना, वो कहता था कि मैं समय हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से यह जो है पहिया या चक्र, यह समय का प्रतीक है, समय का। तो ध्वज की हमारी यही विशेषता है और यह हमारा नेशनल सिंबल है और सभी को हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, अपना खून बहाया है इस देश की अखंडता और स्वतंत्रता के लिए। तो पिंगले वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, 22 जुलाई 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था। 3:2 की लंबाई और चौड़ाई है और इसके 3 कलर हैं, बेसिक 3 कलर हैं और चौथा कलर नेवी ब्लू है। नेवी ब्लू कलर का हमारा जो तिरंगे के बीच में जो चक्र बना है उसका कलर है केसरिया सफ़ेद और हरा, या केसरिया श्वेत और हरा। केसरिया शक्ति और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग संपन्नता का प्रतीक है। तो पहला राष्ट्रीय प्रतीक हमारा ध्वज या झंडा या फ्लैग, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। दूसरा जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह है हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान को अंग्रेजी में नेशनल एंथम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल एंथम। तो राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगान हम लोगों ने शुरू किया है तो इसको कहते हैं क्या? नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम को जो पहली बार गाया गया था, तो पहली बार कब गाया गया था, कई बार यह प्रश्न बनता है। तो पहली बार इसको गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 26वें अधिवेशन में। 26वां अधिवेशन था कलकत्ता में और 1911 का समय था। 1911 का समय था। इसको पहली बार तभी गाया गया था, हमारे राष्ट्रगान को, वही जन गण मन अधिनायक जय हे जो है उसी को। और राष्ट्रगान को जो लिखने वाले व्यक्ति हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और यह बेसिकली बांग्ला भाषा में था। राष्ट्रगान जो था बेसिकली बांग्ला भाषा में था और हम लोग हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके गाते हैं। 52 सेकंड का समय लगता है इसको गाने में, हमारे राष्ट्रगान को। तो ये समझ लीजिए कि जो राष्ट्रगान है वही जनगण मन अधिनायक जय है। इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और पहली बार इसे कलकत्ता अधिवेशन 1911 में 26वें अधिवेशन में इसको गाया गया था और 52 सेकंड का समय लगता है। तो ये हो गया आपका नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, जनगण मन अधिनायक जय है या राष्ट्रगान। अगर आपको यह बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं तो क्या उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाए, लेकिन बहुत ही बेकार है। ये सारी चीज़ें आपको अगर जिस देश में आप रहते हैं उसका पता होना चाहिए। और एक कहावत है कि जिस देश में अगर आप पैदा हुए उसके आप भक्त नहीं तो नहीं पिया माँ का दूध अपने, और बाप का तुम में रक्त नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने देश के बारे में पता होनी चाहिए। ऐसा कई बार लोग ऐसे मज़े में बोल देते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों, जिस देश में अगर आप रहते हैं उसके प्रति आपकी वफादारी, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे कास्ट की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, ठीक। आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के संविधान का, उस देश की जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह।
तो राष्ट्रीय चिन्ह इसको अंग्रेजी में नेशनल एम्बलम कहते हैं, नेशनल एम्बलम कहते हैं। और जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह है सारनाथ। सारनाथ एक जगह है, कहाँ पे, बनारस में। और सारनाथ में एक जगह, सारनाथ एक जगह है बनारस में, और यहीं पे अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है। तो उसमें जो शेर वगैरह बने हुए हैं वही हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। इसके बारे में मैं जब बेसिक आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा तो जो भी अशोक के टाइम की जो आर्किटेक्चुरल चीज़ें थी वह सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो यह अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अधिकतर आप लोग देखते हैं नोट पे बना हुआ है। और सबसे करंट की न्यूज़ यही है कि अभी प्रधानमंत्री ने जो हमारा नया संसद भवन बन रहा है उसके सामने एक बहुत विशाल अशोक स्तंभ की जो है उन्होंने अनावरण किया है, उसका मूर्ति का अनावरण किया है। और वो तकरीबन 9,500 किलो के आसपास की है, 9,500 किलो के आसपास की है, और 6.5 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। और कांसे से बनाई गई है, ब्रॉन्ज से बनाई गई है उसको। ठीक, तो यह अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है। और इसको 26 जनवरी 1950 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था। अगला है वह है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको हम गाते हैं। ठीक, वंदे मातरम जो है, तो राष्ट्रीय गीत बेसिकली जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस टाइम में हमारी प्रेरणा का एक तरीके से स्रोत था, हमारा इंस्पिरेशन था वो। कौन? राष्ट्रीय गीत, जिसको अंग्रेजी में नेशनल सॉन्ग कहते हैं। और इसको लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और यह आनंद मठ से इसको लिया गया है, किसको? राष्ट्रीय गीत को। तो यह चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रगीत बेसिकली यही है कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम करके जो है यह हमारा राष्ट्रीय गीत है। और जनगण मन अधिनायक जय है वह हमारा राष्ट्रगान है। तो बेसिक जानकारी यह पता होनी चाहिए। बहुत से नेताओं लोगों को इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं पता होगा, अगर आप पूछ देंगे उनसे तो आ ऊ लगेंगे करने वो। अगला है वह है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। पंचांग बेसिकली क्या है, या नेशनल कैलेंडर, पंचांग को कैलेंडर कहिए, कैलेंडर। तो हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर वही है जो आप लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो महीने हैं ये ग्रेगोरियन के हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर के, ग्रेगोरियन कैलेंडर के ये सब महीने हैं। साथ में जो हम लोग फॉलो करते हैं वह है शक संवत, शक संवत, शक संवत। तो यह जो शक संवत है इसको 78 ईस्वी में, अगर आपको ईस्वी और ईसा पूर्व अंग्रेजी में कहें तो एडी और बीसी, एडी का मतलब होता है एनी डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है तो एक वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप जा करके उसको देख सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। तो जो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसा मैंने बताया आपको, इसके साथ साथ हम लोग शक संवत का प्रयोग करते हैं। और यह शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में या 78 एडी में, 78 एडी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क द्वारा इसको शुरू किया गया था, शक वंश को, शक संवत को। तो इस शक संवत के जो महीने हैं ये आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा, अधिकतर जो नई जनरेशन है उसको शक संवत के बारे में पहली बात नहीं पता है और महीनों का तो भूल ही जाइए। तो जो शक संवत के अनुसार जो महीने चलते हैं तो उसमें पहला महीना आता है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो
अगर आप फिर से इसको रिपीट करके सुनना चाहें तो आप फिर से सुन लीजिएगा। तो यह हिंदी के महीने हैं जो कि शक संवत से रिलेटेड हैं। और जैसा कि हम लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपनी चीज़ों की भी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। तो यह हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो यह 5 चीज़ें बेसिकली आप 4 से 5 चीज़ें आपको पता होनी ही होनी चाहिए। ध्वज के बारे में, राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, राष्ट्रीय गीत के बारे में, राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। बाकी जो नीचे की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा लो लेवल की हैं, तो अगर इसको आप थोड़ा सा नेगलेक्ट भी कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये भी पता है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अगला है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु हम लोगों ने बनाया हुआ है किसको? शेर को। बंगाल टाइगर जो है, शेर को बनाया हुआ है। और इस शेर का जो बेसिकली साइंटिफिक नेम है पैंथरा टाइग्रेस करके है। साइंटिफिक नेम पैंथरा टाइग्रेस। तो साइंटिफिक नेम जानने का ना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय पक्षी जो है, नेशनल बर्ड जो है वह है पीकॉक या मोर। इसका साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। तो यह राष्ट्रीय पक्षी हो गया मोर और साइंटिफिक नेम है पैवो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय पुष्प है कमल, अंग्रेजी में कहें तो लोटस। राष्ट्रीय पुष्प कमल, अंग्रेजी में कहें तो लोटस। साइंटिफिक नेम इसका है नीलंबो न्यूसीफेरा। नीलंबो न्यूसीफेरा। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है कि जो है कि लगे आप कमल का साइंटिफिक नेम याद करने, नीलंबो न्यूसीफेरा। बाकी अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बेसिकली है वह है बरगद का वृक्ष, जिसको बनियान ट्री भी बोलते हैं अंग्रेजी में। और इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगेलिनेसिस। फाइकस यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइकस बेंगेलिनेसिस। इतने लंबे चौड़े नाम होते हैं, इसे याद करना शुरू करो तो फिर जीभ जो है ऐंठ जाती है। बहरहाल याद तो करना ही है। राष्ट्रीय फल बेसिकली है वह हमारा आम है। आम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला फल है और इसका साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, आम का। और यह हमारा राष्ट्रीय फल है, अंग्रेजी में इसको मैंगो कहते हैं। और जो हमारी राष्ट्रीय नदी है या नेशनल रिवर है वह है गंगा रिवर। और यह कहाँ से निकलती है? हिमालय की नदी है ये, और गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। और जब इसकी शुरुआत होती है जहाँ से ये निकलती है वहाँ पे इसको भगीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चल कर के यह गंगा कहलाती है और 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर का यह सफ़र करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और अगला जो है राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहिए, ठीक है, राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल या जीव जो भी कहना चाहें, नेशनल जलीय जीव या राष्ट्रीय जलीय जीव। तो यह है गंगा डॉल्फिन। और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। इसी वजह से प्रतिवर्ष भारत के स्तर पे 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय जलीय जीव एक तरीके से जो उत्सव होता है या कहिए डे, राष्ट्रीय जलीय जीव डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार पीसीएस में प्रश्न भी पूछा था कि राष्ट्रीय जलीय जीव या गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है।
तो उसमें 5 अक्टूबर 29 अक्टूबर करके था, तो उसमें कन्फ्यूज़न से मैंने 29 अक्टूबर मार दिया था। हमें याद नहीं था उस टाइम, रिकॉल हम नहीं कर पाए, लेकिन यह है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह चीज़ आप याद रखिएगा। और यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक थे आज के टॉपिक के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने यह ठीक से समझा दिया होगा। अगर कुछ कहीं पर प्रॉब्लम रही हो, नहीं समझ में आया हो, तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके उसको फिर से देखिए और समझिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट करिए। और आगे आने वाले टाइम में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।